रंजना क्लासेस पर। हमारे इस चैनल पर सामाजिक विज्ञान के तीन सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी और सिविक्स यानी इतिहास, नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, इन तीनों के नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नागरिक शास्त्र का राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? ए, नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण। बी, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है। सी, ऐतिहासिक विधि। या डी, सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी, सभी। जो मैकियावेली था वो अरस्तु के सभी विचारों से प्रभावित था, यानी कि नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि, इन तीनों से ही वह प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? ए, रूसो। बी, मैकियावेली। सी, मार्क्स। या डी, महात्मा गांधी। तो राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन जो है फ्रेंड्स वो बी, मैकियावेली ने किया है। वो राज्य को एक सर्वोच्च संस्था मानता था। नेक्स्ट है, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? ए, मैकियावेली। बी, कार्ल मार्क्स। सी, लॉसबेल। या डी, बेकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए, मैकियावेली ने शक्ति की सर्वप्रथम अवधारणा दी। आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। किसने किया था? शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना है, यानी वो मानता था कि अगर शक्ति है राज्य के पास तभी वह नियंत्रण कर सकती है वो राज्य पर। और मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति की उपार्जन, परीक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया है। मैकियावेली के अनुसार प्रेम और भय ये दो शक्तियां मनुष्य को बस में कर सकती हैं। मतलब वो मानता था कि मनुष्य को सिर्फ दो ही प्रकार से वश में किया जा सकता है, वो है प्रेम और दूसरा है भय। किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ है। वो भय को प्रेम से ज़्यादा श्रेष्ठ मानता था कि भय से, या शक्ति को श्रेष्ठ मानता था वो। शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? ए, आर्ट ऑफ वार। बी, दी डिस्कोर्सेस ऑन लिबी। सी, दी प्रिंस। या डी, सभी। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों पुस्तकें हैं, आर्ट ऑफ वार, दी डिस्कोर्सेस ऑन लिबी, दी प्रिंस, ये तीनों ही पुस्तकें जो हैं वो मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती। तीनों ही पुस्तकें मैकियावेली की हैं। और ये जो आर्ट ऑफ वार है वो युद्ध सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। और बी है, राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। सी है, राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है। या डी, दोनों, ए और बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए और बी दोनों, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। मैकियावेली जो है राज्य को एक सर्वोच्च संस्था मानता था, उच्च संघ, जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। वह मानता था कि व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता है और व्यक्ति को सुरक्षा तभी मिल सकती है जब राज्य के प्रति पूर्ण तरह से वो समर्पण कर दे। और वह मानता था कि राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, मतलब पहले राज्य नहीं था, राज्य का निर्माण बाद में हुआ है। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये मैकियावेली के हैं कि राज्य उच्च संघ है जिनमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए और राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। नेक्स्ट है, अरस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? ए, हॉब्स। बी, लॉक। सी, रूसो। या डी, मैकियावेली।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ए हॉब्स। थॉमस हॉब्स अंग्रेज दार्शनिक थे। लिव्याथन 1651 ईस्वी में उनके द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक थी। प्लेटो एवं अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोण एवं विचार, विशेष रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर असहमति रखने वाले थॉमस हॉब्स पहले आधुनिक विचारक थे। मतलब जो हॉब्स थे वो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? लिव्याथन 1691 ईस्वी में। और वो जो है वो प्लेटो और अरस्तु के जो परिवार संबंधी दृष्टिकोण एवं विचार थे उनसे वो असहमत थे, मतलब सहमत नहीं रखते थे। और ख़ासकर वो अरस्तु के विचारों से, परिवार संबंधी विचारों से वो सहमति नहीं रखते थे, क्योंकि अरस्तु जो है वो स्त्री पुरुष की समानता की बात नहीं करते हैं, लेकिन प्लेटो ने स्त्री और पुरुष की समानता की बात की है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो वो है ए हॉब्स। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए अभिजात्य सिद्धांत, पेरेटो। तो फ्रेंड्स ये वाला करेक्ट है, ये पेरेटो का है अभिजात्य सिद्धांत। बी अनुदारवादी सिद्धांत, बर्ग। फ्रेंड्स ये भी करेक्ट है। सी उदारवादी सिद्धांत, प्लेटो। तो प्लेटो एक आदर्शवादी राज्य की कल्पना करता है, उसने अपने रिपब्लिक में एक आदर्शवादी राज्य की कल्पना की है, ना कि वो उदारवादी सिद्धांत से वो संबंधित नहीं था। और डी सामाजिक संवेदना सिद्धांत रूसो का ही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी उदारवादी सिद्धांत। प्लेटो का जो है वो युग्म सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? ए साम्राज्यवाद का, बी नगर राज्यों के विनाश का, सी अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, या डी पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। तो फ्रेंड्स प्लेटो ने जो है डी पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। नेक्स्ट है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है प्लेटो ने पत्नियों और संपत्तियों के साम्यवाद का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया? पत्नियों और साम्यवाद का। प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों, पहला संपत्ति का साम्यवाद तथा दूसरा परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद में विभाजन किया। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। मतलब प्लेटो का मानना था कि अगर कोई शासक है तो उसके पास परिवार और संपत्ति नहीं होना चाहिए। यह शासक एवं सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता था। प्लेटो का मानना था कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित होंगे, यानी वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे और आदर्श राज्य का विनाश होगा। एक आदर्श राज्य की कल्पना करता था अपने सिद्धांत में, उसने रिपब्लिक में की है। तो वो मानता था कि एक शासक के पास संपत्ति और परिवार ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी प्लेटो। पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? ए दार्शनिक का शासन, बी अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, सी नर नारी के समानाधिकार, या डी पुरुष प्रधान परिवार। तो फ्रेंड्स जो प्लेटो था उसने पुरुष प्रधान परिवार उसकी आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है। वो उसने स्त्री और पुरुष की समानता की बात की है। वो मानता था जिस तरह से इस पुरुष अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसी तरह से स्त्री भी अपने कर्तव्यों का पालन करती है, भले ही वो शक्ति में कम हो। इसलिए वो पुरुष और स्त्री को समान मानता था। तो कौन इसमें पूछा है कि कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? डी पुरुष प्रधान परिवार, ये इसकी आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये एक तरफ विचारक दिए हैं, दूसरी तरफ उनके कथन दिए हैं। तो
फर्स्ट कथन है इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। तो ये कथन किसका है? ये टी.एच. ग्रीन का है। और दूसरा है पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। तो ये वाला जो कथन है फ्रेंड्स, ये बेंथम का। बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था और उसमें उसने बताया था कि दुख और सुख मतलब उसने अपनी उपयोगितावादी सिद्धांत में बताया कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, वो मानता था कि जिस कार्य को करने से सुख मिलता है वो उपयोगी है और जिस कार्य को करने से दुख मिलता है वो अनुपयोगी है। मतलब पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। पुष्पिन का मतलब होता है फ्रेंड्स बच्चों का खेल, यानी बच्चों का खेल खेलते हैं तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और कविता सुनने या पढ़ने से हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो कथन है वो फ्रेंड्स डी बेंथम का है। तीसरा है व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। ये फेमस स्टेटमेंट ये मैकियावेली का है। चौथा है अपने ऊपर अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ये कथन बी मिल का है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉज करके वीडियो को आप ये पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से अवधारणाएं और विचारक दिए हुए हैं। ए है राज्य का दार्शनिक सिद्धांत। ये फ्रेंड्स ये बुसांके का है। किसका है? बुसांके का। और राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत ये कैल्सन का है। सी दार्शनिक उग्रवाद, ये बेंथम का है। और डी नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, ये मैकियावेली का है। तो ए का हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 2। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसकी ये देख सकते हैं, इसमें इधर ही आप इसके देख लेना, पढ़ लेना बाद में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया? तो फ्रेंड्स ये जो कथन है ये डी हॉब्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो साधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? ए बिलोबी, बी लॉस्की, सी डायसी या डी महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है ये बी लॉस्की का है। लॉस्की ने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है, ऐसा मानता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को और ये मैच करना है। एक तरफ ये कोटेशन दिए, कथन दिए गए हैं, दूसरी तरफ ये विचारक हैं। तो फर्स्ट है मैं राज्य हूँ, ये कथन किसका है? तो ये कथन है फ्रेंड्स लुई 14वें का, ये इसका कथन है। सेकंड है राज्य व्यक्ति से पहले है, तो ये अरस्तु का है। अरस्तु राज्य को जो है व्यक्ति से पूर्व मानता था। तीसरा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ये जो है फ्रेंड्स ये कथन है हीगल का है। किसका है? हीगल का। और चौथा है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये कथन है फ्रेंड्स प्लेटो का। ये चौथा इससे मैच होगा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप प्लेटो का है। प्लेटो मानता था कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। अरस्तु मानता था कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। और लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कथन था। तो आप ये फ्रेंड्स ये इस तरह से ये आप कोटेशन मैच करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था, यानी सरकारों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ए मैकियावेली ने, बी प्लेटो ने, सी अरस्तु ने या डी मॉन्टेस्क्यू ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी अरस्तु ने
प्रतिपादित किया था? अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो उसने संख्या के आधार पर बांटा था और शासन के उद्देश्य के आधार पर, शासकों की संख्या के आधार पर, शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकार का वर्गीकरण किया था। पहला है एक व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है? राजतंत्र, और वो उसका रूप कैसा होता है? आतताई या मोनार्की। दूसरा है कुछ व्यक्तियों का शासन, जो कुलीन तंत्र या वर्गतंत्र, इसका रूप होगा वर्गतंत्र। और तीसरा है बहुत से व्यक्तियों का शासन, ये मध्य वर्ग तंत्र है, जो कि जनतंत्र, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। तो 3 भागों में उसने विभाजित किया था सरकारों का, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, मध्य वर्ग तंत्र, या आप उसे लोकतंत्र भी कह सकते हैं। 3 में उसने सरकार का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? फ्रेंड्स वही सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए, अरस्तु ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? ए, लोकतंत्र, बी, कुलीन तंत्र, सी, निरंकुश तंत्र, या डी, उपर्युक्त सभी। तो अभी फ्रेंड्स अभी बताया कि सरकार के 3 रूपों में वर्गीकरण किया है। कौन कौन से? ए, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र वही राजतंत्र। तो इन तीनों का वर्गीकरण किया है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो करेक्ट जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा डी, उपर्युक्त सभी। तीनों का सरकार के विकृत रूप में संदर्भ में वर्गीकृत किया है अरस्तु ने। नेक्स्ट है, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? ए, निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, बी, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, सी, धार्मिक प्रभाव के आधार पर, या डी, आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। फ्रेंड्स तो आप समझ ही गए होंगे कि अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन जो है वो डी, ग्रीन का है। ग्रीन का मानना था कि टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक थे। टी.एच. ग्रीन कैसे विचारक थे? एक आदर्शवादी विचारधारा के विचारक थे, आदर्शवादी राज्य को मानते थे। उसकी पुस्तक कौन सी थी ग्रीन की? लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये उसकी पुस्तक थी, जो कि भाषणों का संकलन है, जो राजनीतिक विचारधारा का एक अमूल्य साहित्य है। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। राज्य का जो कार्य है जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। इसका अर्थ है कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है। राज्य का अपने आप में अंत नहीं है, इस प्रकार का कथन बुसांकी का भी है। तो ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ये इसका है, टी.एच. ग्रीन का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्यों के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? तो अभी फ्रेंड्स ये सेम क्वेश्चन है, तो ये किसने किया है? ये भी बी, ग्रीन ने किया है। नेक्स्ट है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो फ्रेंड्स शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा, मतलब ये आदर्शवादी राज्य का आधार है। अभी ग्रीन के बारे में भी बताया कि वो एक आदर्शवादी राज्य का विचारक था। वो राज्य को बाधा मानता था अच्छे कार्यों के लिए। वो कहता था कि राज्य को बाधा नहीं होना चाहिए, अच्छे रूप में उसे राज्य को व्यक्त होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये जो कथन है, ए, प्लेटो, बी, ग्रीन, सी, हॉब्स, डी, मैकियावेली। तो ये जो कथन है फ्रेंड्स, ये किसका है? बी, ग्रीन का है, कि संकल्प नहीं, संकल्प या इच्छा नहीं बल्कि शक्ति राज्य का आधार होना चाहिए, यानी राज्य को बाधा नहीं बनना चाहिए अच्छे कार्यों के मार्ग में। राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं,
राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित है। व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन स्वयं अथवा भय के कारण नहीं वरन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण करते हैं। वो मानता था कि राज्य की आज्ञाओं का पालन मनुष्य भय के कारण नहीं करता, वो अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, किसने कहा? तो फ्रेंड्स ये सेम क्वेश्चन है। ये किसका कथन है? टी.एच. ग्रीन का। किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? ये भी सेम क्वेश्चन है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूछे गए हैं कई परीक्षाओं में। ये भी 2020 में भी ये देखिए ये पूछा गया था UPGIC परीक्षा में ये फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए है तो थैंक यू फ्रेंड्स।